हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म भी कर सकते हैं, स्पर्म में स्पर्मेटोजून भी कर सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कर सकते हैं। तो 3 तरह से नाम इसका है। इसके पहले हमने एपिसोड में हम आपको बताया था कि उसमें सीमन के कंपोजिशंस क्या होते हैं। उसके पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। आज हम आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि उसका कैसा कैसा भाग होता है, क्या होता है विथ स्ट्रक्चर। तो देखते हैं। स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शरीर का। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी कहते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ये हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं मेल के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तमाम जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी होते हैं, सबका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म्स का निर्माण करना। जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब इसी से रिलेटेड होती हैं। तो इसका कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है या कैसे मूवमेंट करता है, हम जानते हैं कि इसका मूवमेंट बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचता है। तो ये कैसे करता है, क्या करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम एक इसका व्यू देखेंगे। तो ये जो होता है स्पर्मेटोजोआ, इसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं। नंबर वन को कहते हैं हेड, नंबर टू नेक, नंबर 3 मिडिल पीस, एंड द लास्ट वन टेल होता है। नंबर 4 जो लास्ट वन पार्ट होता है उसको हम टेल कहते हैं। These are the पार्ट, इतने भाग होते हैं आपका। सबसे पहले हेड होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा मिडिल पीस होता है, चौथा टेल होता है। टेल को हम फ्लैजेलम भी कहते हैं। इसे हम फ्लैजेलम भी कहते हैं, जो हमें मूवमेंट में मदद करता है। 1 बाय 1 सब हम इसका अध्ययन करेंगे। We will discuss 1 by 1। सबसे पहला है हेड। हेड के बारे में हम आपको सबसे पहले देखते हैं। ये फ्लैट एंड ओवल है। ये फ्लैट एंड ओवल, it is composed of large posterior nucleus इसमें एक लार्ज पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है एंड स्मॉल इंटीरियर। एक्रोसोम, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज होते हैं इसमें, एक्रोसोम्स होता है, ये होता है न्यूक्लियस जो होते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ condensed DNA,
न्यूक्लियस में कंडेंस्ड डीएनए होते हैं, इसमें कंडेंस्ड डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन एंड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। कंडेंस्ड डीएनए होते हैं और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्रोसोम्स होते हैं। अब हम एक्रोसोम्स है, एक्रोसोम्स इज फॉर्म्ड, इट कंसिस्ट ऑफ एक्रोसोम हेड में it consists of acrosomes is formed, इसमें एक्रोसोम्स होते हैं जिसका निर्माण, तो ऊपर हम बताएंगे, इसको हम ऊपर करके बताते हैं क्योंकि नीचे नहीं हटेगा। तो हमने देखा इस स्पर्मेटोजोआ में जो 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट हेड होता है। तो हेड में 2 भाग होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है बड़ा वाला और दूसरा होता है एक्रोसोम्स होते हैं। जो इसमें आपने देखा कि जो न्यूक्लियस होती है उसमें कंडेंस्ड डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है? कंडेंस्ड डीएनए, और एक बेसिक प्रोटीन पाया जाता है, दोनों का पोजीशन। रही बात एक्रोसोम्स की, तो एक्रोसोम्स में हाँ, इसमें जो हेड्स होते हैं इसमें एक एक्रोसोम्स पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्रोसोम्स, it consists of acrosomes is formed एक्रोसोम्स है जिसका निर्माण होता है formed from the Golgi complex, इसका निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। एक्रोसोम्स का निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एक्रोसोम्स कंसिस्ट ऑफ Acrosomes consist of hydrolytic enzyme. इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं and is used to contact and penetrate the egg in fertilization। तो ये हो गया आपका हेड। तो हमने देखा कि हेड में 2 भाग होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा एक्रोसोम्स होता है। तो एक्रोसोम्स में हमने देखा कि एक्रोसोम्स एकदम इंटीरियर पोर्शंस पर होता है, उसमें पावरफुल एंजाइम होते हैं जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं या पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहा जाता है। ये जो एक्रोसोम्स होते हैं ये इसका निर्माण गोल्गी से होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कोई भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्रोसोम का निर्माण कहाँ से होता है, तो गोल्गी से होता है। एक्रोसोम में पावरफुल एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक, जो फर्टिलाइजेशन के समय मालूम पड़ता है। फर्टिलाइजेशन के समय में क्या होता है कि जो एग के चारों तरफ जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं या ढेर सारे सेल जो होते हैं उसको डिजॉल्व करके न्यूक्लियस को अंदर भेजने का काम करता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के समय एक्रोसोम्स काम करता है। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, नंबर 2 जो होता है
नंबर 2 नेक है। नेक जो रीजन होता है इट इज इन बिटवीन ये जो होता है इट इज इन बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस। हेड और मिडिल पीस के बीच में पाया जाता है। ये बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होता है। इट इज वेरी शॉर्ट। इसको नेक जो होता है बहुत ही छोटा होता है एंड इट कंटेन्स इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स। इसमें जो नेक रीजन्स होते हैं उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं lying at right angle। जो राइट एंगल्स पर होता है द पोस्टीरियर सेंट्रियोल at right angle, one is called anterior, one is called at right angle, in which इस पे एक ठो को प्रॉक्सिमल कहा जाता है, दूसरे को in which one is called proximal and another is called distal centriole। दो तरह का सेंट्रियोल होता है, एक प्रॉक्सिमल और दूसरा डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स plays a role in the first cleavage। पहला क्लीवेज जो बंटवारा होता है ऑफ द जायगोट। जायगोट के बंटवारे में काम देता है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है प्लेज ए रोल्स इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जायगोट। जायगोट के पहले क्लीवेज में ये भाग लेता है। तो इस हमने देखा नेक रीजन्स में कि नेक रीजन में हमने देखा कि ये जो पोर्शंस होते हैं ये हेड और मिडिल पीस के बीच में पाया जाता है। ये बहुत ही छोटा होता है और इसमें दो तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं जो दोनों एक राइट एंगल्स में होते हैं। एक प्रॉक्सिमल कहलाता है और दूसरा डिस्टल कहलाता है। दो सेंट्रियोल्स होते हैं। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होते हैं वो जायगोट का जो पहला क्लीवेज होता है, पहला जो बंटवारा होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रॉक्सिमल। और जो डिस्टल्स होता है distal and the distal centriole जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है give rise to the give rise to the axial filaments of the sperm।
एक्सेल फिलामेंट्स का मतलब होता है कि मिडिल पीस और टेल दोनों में ये फाइबर के रूप में नीचे जाते हैं। प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होता है स्पर्म। तो इसमें जो प्रॉक्सिमल हुआ वो जायगोट के फर्स्ट डिवीजन में भाग लिया, जबकि जो डिस्टल्स हुआ वो एक्सियल फिलामेंट के फॉर्मेशन में भाग लेता है। एक्सियल फिलामेंट स्पर्म का जो एक्सियल फिलामेंट होता है उसमें भाग होता है, जो नीचे की ओर चला आता है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 मिडिल पीस। नंबर 3 पॉइंट होता है मिडिल पीस का, कि मिडिल पीस में क्या होता है। मिडिल पीस इट इज सिलेंड्रिकल। पहला पॉइंट लिखना है, इट इज सिलेंड्रिकल होता है। इट contains many mitochondria tightly coiled. Around the axial filament. जो डिस्टल सेंट्रियोल है उससे जो एक्सियल फिलामेंट नीचे की ओर गया उसके चारों तरफ क्वालिंग करता है। और जो एक्सियल फिलामेंट्स होता है मिडिल पीस और टेल सब में बीच में होता हुआ जाता है। इट इज इन सेंट्रल पोजीशन। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स energy for the movement of the sperm in the female genital tract. फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मूवमेंट के लिए मिडिल पीस इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस। मिडिल पीस को पावर हाउस भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस। इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसको पावर हाउस कहा जाता है। यानी समूचे स्पर्म में ये पावर हाउस, यहाँ से करंट और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई ये जो मिडल पीस होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, एकदम सिलेंड्रल होता है, और इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है टाइटली क्वाइल्ड होती है अराउंड द एक्सेल फिलामेंट। बीच में एक्सेल फिलामेंट होता है, चारों तरफ जो होते हैं स्पाइरली क्वाइल्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म का मूवमेंट हो सके और स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में।
दूसरा है ये मिडिल पीस को पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये पर्याप्त एनर्जी का स्रोत होता है। एनर्जी का स्रोत हो, जहां तक अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रश्न है तो लिमिटेड है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लिमिटेड होते हैं। इफ ए स्पर्म फेल्स टू कॉन्टैक्ट, यदि कोई स्पर्म कांटेक्ट नहीं करता है, स्पर्म फेल्स टू कांटेक्ट है विद इन स्पेसिफिक पीरियड, विद इन 24 to 48 hours, it exhausts its energy. एग्जॉस्ट का मतलब बर्बाद कर देना, साफ हो जाना। इट एग्जॉस्ट्स इट्स एनर्जी एंड डाई, और क्या हो जाता है कि मर जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें हैं कि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है, उसकी जो एनर्जी होती है ना वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि एनर्जी हमेशा निकलता रहता है या वो सब दिन रहता है। ऐसा होगा तब तो स्पर्म कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए क्या किया गया है कि सर्टेन टाइम तक उसको दे दिया गया। इसमें दिया गया 24 से 48 घंटे तक उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का समय रहता है। अगर उतने समय तक वो ओवर से कांटेक्ट नहीं किया या फेल कर गया तो इसकी एनर्जी बर्बाद हो जाती है और वो मर जाता है। बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं टेल, नंबर 4, टेल। इसे फ्लैजेलम भी कहा जाता है। ये फ्लैजेलम भी कहा जाता है। ये बहुत ही लंबा होता है। इट इज ए लॉन्ग, इट इज वेरी लॉन्ग कर दीजिए। बहुत ही लंबा होता है। इट इज ए वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल, very long cylinder and tapering. Very long है, सिलेंडर है, टेपरिंग है एंड इज फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म का बना होता है एंड इज फॉर्म्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का बना होता है। ए फाइन थ्रेड, a fine thread, the axial filaments, a fine thread, the axial filaments। इसमें देख लेते हैं ऊपर की ओर, ये हमारा सब स्ट्रक्चर है, मर जाता है। इस टेल का जहाँ तक प्रश्न है, फ्लैजेलम भी कहा जाता है, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, टेपरिंग का मतलब धीरे धीरे पतला होता जाना, एंड इस फॉर्म ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है। ये जो टेल होते हैं उसमें एक्सियल फिलामेंट होता है, जो हमने बताया था कि डिस्टल सेंट्रियोल से नीचे की ओर बढ़ता है।
यानी इसका निर्माण डिस्टल सेंट्रियोल से होता है और एक प्रोटीन का बना होता है, इसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। Axial filaments arises from जो डेवलप होता है arises from posterior centriole and traverses का मतलब क्रॉस करता हुआ द मिडिल पीस एंड द टेल। द मिडिल पीस एंड टेल को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। इट में प्रोजेक्ट फ्रीली behind the tail. टेल के पीछे एज एन एंड पीस। एंड पीस के रूप में बाहर निकल आता है। तो ये जो होता है मिडिल पीस का है कि भाई जो पोस्टीरियर सेंट्रियोल से नीचे की ओर आता है वो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। वो एक्सियल फिलामेंट जो होते हैं वो प्रोटीन का बना होता है। वो दैट प्रोटीन इज कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और वो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं उसमें मिडिल पीस से एनर्जी आती है और एनर्जी के कारण उसमें मूवमेंट होता है, उसमें एनर्जी यूज होती है। उसमें जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी लेता है और एनर्जी लेने के बाद उसमें मूवमेंट करता है। तो जो टेल रीजन है वो मूवमेंट कराता है उसको, और मूवमेंट कराने से वो आगे बढ़ता है। जो जितने भी तरह के स्पर्म्स होते हैं नोड्स, आपका जो एंटायर स्पर्म is enclosed समूचा जो स्पर्म्स होता है बंद रहता है बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंद रहता है। तो यहाँ हमने देखा कि नोट्स में हमने लिखा है कि जमुचे जो स्पर्म्स होते हैं वो चारों तरफ से एक लेयर से घिरा हुआ रहता है। उस लेयर को कहते हैं पीएम, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। अब हम फिगर देखते हैं, फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं।
chromosome, genetic material, haploid, centriole, membrane. Mitochondria, axial filament, you will get tail, nucleus, axial filaments, head, neck, middle piece, head, neck,